कहानी की शुरुआत एक इंतहाई खौफनाक सीन से होती है, जहां औरत खामोशी से दरवाजे के पास बैठी होती है। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन वो जरा सी भी आवाज नहीं निकालती, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर उससे मामूली सी आवाज भी निकल गई तो वो जिंदा नहीं बचेगी। इसी दौरान बाहर एक बहुत बड़ा खौफनाक क्रोकोडाइल घूम रहा होता है, जो आम मगरमच्छ जैसा नहीं बल्कि कहीं ज्यादा खतरनाक और खूनखार होता है। वो मुसलसल खौफनाक आवाजें निकाल रहा होता है और घर के आसपास चक्कर लगा रहा होता है, जैसे किसी इंसान को तलाश कर रहा हो। इधर वो औरत दरवाजे के साथ बिल्कुल साकित बैठी रहती है, सांस तक आहिस्ता ले रही होती है ताकि इस मखलूक को इसकी मौजूदगी का एहसास न हो। लेकिन फिर अचानक घर के अंदर रखी घड़ी का अलार्म बज जाता है और यही आवाज पूरा माहौल बदल देती है। जैसे ही अलार्म की आवाज गूंजती है, वो खौफनाक क्रोकोडाइल फौरन समझ जाता है कि घर के अंदर कोई मौजूद है और अगले ही लम्हे वो पूरी ताकत के साथ घर पर हमला कर देता है। वो सिर्फ दरवाजा ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द की चीजें भी तोड़ना शुरू कर देता है। हर तरफ तबाही मच जाती है, लकड़ी टूटने की आवाजें, दीवारों पर हमले और इस मखलूक की खौफनाक धारें पूरे माहौल को मजीद डरावना बना देती है। अब वो औरत समझ जाती है कि अगर वो एक सेकंड भी मजीद यहाँ रुकी तो जिंदा नहीं बच पाएगी। इसीलिए वो इस मखलूक की तोड़ फोड़ का फायदा उठाती है और खामोशी से वहाँ से निकल जाती है। और यहीं से इस खौफनाक कहानी का असल आगाज होता है। इस खौफनाक वाक़े के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुँचती है। अब हमें टीना और उसका शौहर दिखाई देते हैं, जो इंतहाई खामोशी के साथ जंगल के अंदर से गुजर रहे होते हैं। वो इतने एहतियात से कदम रख रहे होते हैं कि उनके पाँव की जरा सी आवाज भी पैदा न हो, क्योंकि इस दुनिया में एक मामूली सी आवाज भी इंसान की मौत बन सकती है। रास्ते में अचानक आसमान रोशनियों से जगमगा उठता है। दूर एक शहर में लोग नए साल की खुशियां मना रहे होते हैं। हर तरफ आतिशबाजी और रोशनियां होती है। ये मंजर देखकर टीना के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खुशी आ जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आंखों में उदासी उतर आती है, क्योंकि वो चाह कर भी खुशी से चीख नहीं सकती, हंस नहीं सकती, अपने जज्बात जाहिर नहीं कर सकते। इस दुनिया में आवाज निकालना खुद मौत को दावत देने के बराबर होता है। टीना खामोशी से उन रोशनियों को देखती रहती है, फिर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों जंगल से निकलकर सड़क की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी होती है। लेकिन अचानक पीछे से एक आदमी कल्हारा लेकर उन पर हमला करने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो काफी देर से उन दोनों का पीछा कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि टीना और उसके शौहर ने भाग दिया होता है। कह कर शादी की होती है। अब सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो जाती है। सामने खौफनाक क्रोकोडाइल मौजूद होते हैं और पीछे कुल्हाड़ा लिए वो शख्स। अगर आगे जाते तो क्रोकोडाइल उन्हें मार देते और अगर पीछे रहते तो वो शख्स उन्हें खत्म कर देता। इसी दौरान वो दोनों फौरन अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी गुस्से में जोर से चीखता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि वो खौफनाक क्रोकोडाइल आवाज सुनते ही पागल हो जाते हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ आवाज पर हमला करते हैं। अगले ही लम्हे वो तमाम क्रोकोडाइल इस आदमी पर टूट पड़ते हैं और चंद सेकंड में उसे बुरी तरह मार देते हैं। ये मंजर इतना खौफनाक होता है कि टीना और उसका शौहर खामोश बैठे कांपते रह जाते हैं। इसके बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां हर चीज इंतहाई एहतियात से की जाती है, क्योंकि यहाँ जरा सी आवाज भी इंसान की जान ले सकती थी। एक दिन टीना की सास बच्चे के खिलौने तरतीब दे रही होती है। वो बहुत एहतियात से एक एक खिलौना रैक पर सजा रही होती है ताकि किसी चीज से आवाज पैदा ना हो। लेकिन अचानक उसके हाथ से एक खिलौना फिसल जाता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला होता है, टीना फौरन आगे बढ़कर उसे पकड़ लेती है, क्योंकि अगर वो खिलौना जमीन पर गिर जाता तो आवाज पैदा हो जाती और वो खौफनाक क्रोकोडाइल दोबारा उन तक पहुंच जाते। तब टीना आहिस्ता से अपनी सास से कहती है, एक छोटी सी गलती भी हमारी जान ले सकती है। उसके बाद शहर का खौफनाक माहौल दिखाया जाता है, जहाँ लोग जूते तक नहीं पहनते ताकि चलते वक्त आवाज पैदा न हो। हर शख्स खामोशी से सड़कों पर चल रहा होता है और सब लोग स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम मार्था होता है, अपने हाथ में एक खिलौना पकड़े हुए होती है। लेकिन अचानक गलती से उस खिलौने का बटन दब जाता है और वो खिलौना अचानक गाना बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही आवाज गूंजती है, वो खौफनाक क्रोकोडाइल फौरन आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं। टीना का शौहर फौरन मार्था को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे बचा पाता, वो खौफनाक मखलूक मार्था पर हमला कर देती है और चंद लम्हों में उसे बुरी तरह मार देती है। ये खौफनाक मंजर देख कर वहाँ मौजूद तमाम लोग सहम जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि स्टेशन पर जिस बूढ़ी औरत को क्रोकोडाइल ने मार दिया वो नीना की सास मार्था थी। मार्था की मौत के बाद पूरा माहौल और भी ज्यादा खौफनाक और उदास हो जाता है। नीना इस वक्त हामिला होती है। इसका शौहर और इसका देवर भी उसके साथ होते हैं और तीनों एक छोटे से घर में खामोशी के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हर लम्हा उन्हें यही डर रहता है कि अगर जरा सी भी आवाज निकल गई तो क्रोकोडाइल फौरन इन तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ टीना और इसका शौहर भी अपनी जान बचाते हुए शहर से भागते भागते इसी घर तक पहुंच
पहुंच जाते हैं। वो बुरी तरह थके हुए, जख्मी और खौफजदा होते हैं। नीना का शौहर उन्हें पनाह देता है क्योंकि इस खतरनाक दुनिया में अब इंसान एक दूसरे का सहारा बन चुके होते हैं। इस दिन के बाद टीना और इसका शौहर भी इन्हीं के साथ रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन टीना का शौहर देखता है कि टीना के कान में लगा एयरबड पानी में गिर गया है। वो फौरन उसे निकालने के लिए पानी के करीब जाती है, लेकिन जैसे ही वो झुकती है तो उसे पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल अपनी तरफ आता दिखाई देता है। खौफ से उसकी सांस रुक जाती है और वो चीखने ही वाली होती है कि पीछे से उसका शौहर फौरन आकर उसका मुंह बंद कर देता है। दोनों बिल्कुल साकित हो जाते हैं। क्रोकोडाइल पानी में जोर जोर से धाड़ रहा होता है, लेकिन चूंकि आवाज दूसरी तरफ से आई होती है इसलिए वो इधर चला जाता है। टीना का शौहर हिम्मत करके खामोशी से पानी में हाथ डालता है और एयरबड निकाल लाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए वो एयरबड टीना को वापस दे देता है। टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इस खतरनाक दुनिया में भी उसका शौहर हर लम्हा उसकी हिफाजत कर रहा होता है। इसके बाद वो सब वापस घर आ जाते हैं, जहाँ अब नीना, उसका शौहर, उसका देवर, टीना और उसका शौहर सब एक साथ रह रहे होते हैं। नीना का शौहर उन्हें इशारों से समझाता है कि अब ये जगह ही इन सब का घर है और वो यहाँ महफूज रह सकते हैं। खाने के वक्त टीना अपने शौहर को खाना देती है, लेकिन वो पहले लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दूसरों का हिस्सा खाए। तब नीना का शौहर आहिस्ता से कहता है कि अब हम सब एक फैमिली है। ये सुनकर टीना का शौहर खामोशी से खाना पकड़ लेता है और ऐसे खाने लगता है जैसे कई दिनों से उसने कुछ ना खाया हो। उसकी आंखों में थकन, भूख और दर्द साफ नजर आ रहा होता है। कुछ देर बाद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता इशारों में बात करते हैं। घर के अंदर मुकम्मल खामोशी होती है, सिर्फ बाहर चलती हवा और दूर कहीं क्रोकोडाइल्स की खौफनाक हाड़ें सुनाई दे रही होती है। इसी दौरान टीना का शौहर नीना के शौहर से पूछता है कि यहाँ इस शहर में आखिर इतने लोग अभी तक जिंदा बचे हैं। ये सवाल सुनते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। नीना का शौहर उदास नजरों से सबको देखता है, फिर धीमी आवाज में कहता है कि अब यहाँ सिर्फ हम ही जिंदा बचे हैं। नीना, मैं, मेरा भाई और अब तुम दोनों, यानी इस पूरे शहर में सिर्फ 5 लोग जिंदा हैं। बाकी सब इन खूनख्वार क्रोकोडाइल्स का शिकार हो चुके हैं। यह सुनकर टीना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो लोग किस कदर खौफनाक दुनिया में फंस चुके हैं, जहाँ हर दिन जिंदा बच जाना ही एक मौजिजा बन चुका है। तब टीना का शौहर घबरा कर पूछता है कि फिर यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। नीना का शौहर गहरी सांस लेता है और कहता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर किसी तरह दूसरे शहर तक राबता हो जाए या कोई रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच जाए तो शायद हम सब जिंदा बच सकते हैं, वरना ये जगह जल्द या बदेर हम सब की कब्र बन जाएगी। कहानी आगे बढ़ती है और अब उस खतरनाक डिजास्टर को शुरू हुए पूरे 83 दिन गुजर चुके होते हैं। पूरा शहर खामोशी में डूबा हुआ होता है, जहाँ हर इंसान अपनी सांस तक दबा कर लेने पर मजबूर होता है क्योंकि जरा सी आवाज भी मौत को दावत दे सकती थी। इसी दौरान नीना का शौहर और टीना का शौहर एक नई टेक्नोलॉजी डिवाइस बनाने में लगे होते हैं। इन दोनों की आखिरी उम्मीद यही डिवाइस होती है क्योंकि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह दूसरे शहर से राब्ता हो जाए ताकि कोई रेस्क्यू टीम आकर उन्हें यहाँ से निकाल सके। घर के एक कमरे में दोनों खामोशी से बैठे तारे, बैटरियां और छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ रहे होते हैं। पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है, हर तरफ पुरानी मशीनों के हिस्से पड़े होते हैं, जबकि टीना उनके करीब बैठी खामोशी से उन्हें देख रही होती है। अचानक टीना के कान में लगा एयरबड एक अजीब सी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज पैदा करना शुरू कर देता है। वो आवाज इतनी तेज और खौफनाक होती है कि टीना घबरा जाती है और इसी घबराहट में उसका हाथ पास रखे ग्लास से टकरा जाता है। ग्लास फौरन जमीन पर गिरकर जोर से टूट जाता है। आवाज सुनते ही घर में मौजूद सब लोगों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। हर कोई खौफ से एक दूसरे को देखने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब क्रोकोडाइल किसी भी लम्हे यहाँ पहुँच जाएंगे। नीना फौरन अपने पेट पर हाथ रख लेती है, जबकि उसका देवर डर के मारे सांस रोक लेता है। तब नीना का शौहर आहिस्ता से सबको इशारा करता है कि घबराओ नहीं, मजबूत रहो, कुछ नहीं होगा। फिर वो एहतियात से दरवाजे के करीब जाता है। पूरे घर में मुकम्मल खामोशी छा जाती है, सिर्फ बाहर चलती हवा की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो आहिस्ता से दरवाजे के पास जाकर बाहर देखता है, लेकिन बाहर सिर्फ एक चूहा भागता हुआ नजर आता है। ये देखकर वो वापस आता है और सबको इशारे से समझाता है कि खतरे की कोई बात नहीं, बाहर कुछ नहीं है। तब टीना शर्मिंदा नजरों से सबकी तरफ देखती है और धीमी आवाज में कहती है कि सॉरी, मेरी गलती की वजह से आज हम सब की जान जा सकती थी। लेकिन नीना उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती है, जबकि नीना का शौहर इशारे से कहता है कि अब हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनना होगा। उसके बाद वो सब दोबारा इस नई डिवाइस को बनाने में मसरूफ हो जाते हैं। वक्त गुजरता है और अब इस खौफनाक दुनिया में रहते हुए 94 दिन गुजर चुके होते हैं। एक सुबह नीना का शौहर और टीना का शौहर तैयार हो रहे होते हैं। वो जरूरी सामान अपने बैग में रखते हैं क्योंकि उन्हें समंदर के किनारे जाना होता है। इन्हें उम्मीद होती है कि शायद वहाँ जाकर इस डिवाइस के सिग्नल्स बेहतर मिल जाए। जाने से पहले नीना का शौहर इशारे से सबको समझाता है कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, हम जल्द वापस आ जाएंगे। ये सुनकर टीना भी उनके साथ जाने लगती है, लेकिन पीछे से नीना फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। नीना उसे रोक कर कहती है कि तुम नहीं जाओगी। फिर वो उसे एक तरफ ले जाती है और कहती है कि आओ मेरे
मेरे काम में मेरी मदद करो, तुम मेरे साथ रहो, तुम अभी पढ़ते हैं। ये सुनकर टीना रुक जाती है, जबकि दोनों मर्द खामोशी से घर से निकलकर समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और नीना का शौहर और टीना का शौहर समंदर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ता मुकम्मल खामोश होता है, लेकिन इस खामोशी में भी खौफ साफ महसूस हो रहा होता है। दोनों बहुत एहतियात से कदम रख रहे होते हैं ताकि जरा सी भी आवाज पैदा ना हो। जब वो समंदर के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समंदर के किनारे और रास्ते भर बेशुमार मछलियाँ मुर्दा पड़ी होती है। कुछ पानी के किनारे अटकी हुई थी, जबकि कुछ पत्थरों के दरमियान सड़ रही होती है। पूरा माहौल ऐसा लग रहा होता है जैसे जिंदगी यहाँ से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हो। ये खौफनाक मंजर देखकर दोनों खामोश हो जाते हैं। फिर वो समंदर के किनारे मौजूद बड़े पत्थरों पर बैठ जाते हैं। सामने लहरें आहिस्ता आहिस्ता टकरा रही होती है, जबकि दूर दूर तक वीरानी फैली होती है। नीना का शौहर गहरी सांस लेता है और उदास नजरों से समंदर को देखते हुए कहता है कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम इन मखलूक से हमेशा के लिए बच सके। ये सुनते ही टीना का शौहर खौफजदा हो जाता है। वो फौरन घबराकर अर्द गिर्द देखने लगता है, जैसे सिर्फ इन मॉन्स्टर्स का जिक्र करना भी खतरनाक हो। तब नीना का शौहर उसके कंधे पर हाथ रखता है और आहिस्ता से कहता है कि मजबूत बनो, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से उठते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ा दूर जाने के बाद इन्हें एक अजीब सी गार नजर आती है, जिसके अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही होती है। जब वो एहतियात से गार के अंदर दाखिल होते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुरानी तारे और कनेक्शन लगे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कभी यहाँ कोई खुफिया स्टेशन मौजूद रहा हो। गार के अंदर एक बड़ा वाटरफॉल बह रहा होता है, जिसकी आवाज इतनी तेज होती है कि इर्द गिर्द की हर आवाज उसमें दब जाती है। दोनों कुछ देर हैरत से इस जगह को देखते रहते हैं। फिर जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं तो अचानक नीना का शौहर जोर से चीख मारता है। ये देखकर टीना का शौहर फौरन घबरा जाता है और उसका मुन्हा बंद करते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हमारी जान जा सकती है। लेकिन नीना का शौहर मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, जब हम उस वाटरफॉल के करीब चीखते हैं तो आवाज हर तरफ फैल जाती है। उन मॉन्स्टर्स को समझ ही नहीं आती कि आवाज कहाँ से आई है। ये सुनकर टीना का शौहर हैरान रह जाता है। फिर वो भी खुशी से जोर से चीखता है। इतने दिनों बाद शायद पहली बार वो बगैर डर के आवाज निकाल रहा होता है। वो हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहां हम खौफ के बगैर सांस ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो हार से वापस निकलते हैं, उनकी खुशी फौरन खौफ में बदल जाती है। रास्ते में उन्हें एक आदमी की लाश पड़ी नजर आती है, जिसे क्रोकोडाइल बुरी तरह मार चुके होते हैं, जबकि उसकी बीवी उस लाश के सामने खड़ी रो रही होती है। दोनों फौरन उस औरत के करीब जाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं कि खामोश रहो, हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन वो औरत अपने शौहर की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है। ये देखते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो फौरन वहाँ से भागकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और अगले ही लम्हे अंधेरे में से कई क्रोकोडाइल तेजी से निकलते हैं और उस औरत पर हमला कर देते हैं। वो औरत की चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगती है, लेकिन चंद सेकंड बाद सब कुछ खामोश हो जाता है। ये मंजर देखकर टीना का शौहर बुरी तरह कांपने लगता है, जबकि नीना का शौहर भी समझ जाता है कि इस दुनिया में अब इंसानियत से ज्यादा खामोशी जरूरी है। और अब इन खूनख्वार क्रोकोडाइल्स की दुनिया में फंसे हुए उन्हें पूरे 107 दिन गुजर चुके होते हैं। नीना जैसे ही दर्द से कराहती हुई उस सुनसान रास्ते से गुजरती है, उसके कदम बुरी तरह लड़खड़ा रहे होते हैं। एक हाथ से वो अपना पेट संभाल रही होती है, जबकि दूसरे हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स पकड़ा होता है। पूरे घर में खामोशी छाई होती है, सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही होती है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करती है ताकि ऊपर उस महफूज जगह तक पहुँच सके जहाँ वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन अचानक उसका पाँव एक जंग आलूद कील पर आ जाता है। कील सीधा उसके पाँव के अंदर घुस जाता है। नीना की आंखें दर्द से भर जाती हैं। उसका दिल चाहता है कि जोर से चीख मार दे, लेकिन वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम होता है कि इस दुनिया में एक चीख मौत को दावत देने के बराबर है। उसके पाँव से खून बहना शुरू हो जाता है। वो कांपते हुए हाथों से वो कील बाहर निकालती है और दर्द से उसके आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान उसके हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स नीचे गिर जाता है और जोरदार आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। नीना फौरन खौफजदा होकर जम जाती है। चंद सेकंड बाद घर के बाहर खौफनाक धाड़ों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो क्रोकोडाइल नमा मखलूक आवाज सुन चुकी होती है। अगले ही लम्हे वो दरवाजों और दीवारों पर हमला करना शुरू कर देती है। घर हिलने लगता है, लकड़ियां टूटने की आवाजें आने लगती है। नैना बुरी तरह डर जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो फौरन अपनी घड़ी उतारती है और उसमें अलार्म सेट कर देती है। फिर वो घड़ी को दूर एक कोने की तरफ फेंक देती है और खुद आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ सरकने लगती है। चंद लम्हों बाद घड़ी का अलार्म बज उठता है और जैसे ही आवाज पैदा होती है, तमाम क्रोकोडाइल पागलों की तरह उसी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो घड़ी पर टूट पड़ते हैं, उसे चीर फाड़ देते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर नैना वहाँ से निकल जाती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, पाँव
पाँव से मुसलसल खून बह रहा होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके इस महफूज जगह तक पहुंच जाती है जहां उसे अपने बच्चे को जन्म देना होता है। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाती है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती है। फिर उसे अपने शौहर की बात याद आती है, अगर तुम वहाँ पहुँच जाओ तो लाइट जरूर ऑन करना ताकि हमें पता चल जाए तुम महफूज हो। नैना कांपते हुए हाथों से वो छोटी सी लाइट ऑन करती है और दूर बैठे नैना का शौहर टीना और टीना का शौहर वो रोशनी देख लेते हैं और उनके चेहरों पर पहली बार उम्मीद की एक झलक दिखाई देती है। नीना की लाइट देखते ही टीना, उसका शौहर और बाकी लोग फौरन इस महफूज जगह की तरफ भागने लगते हैं। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे होते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं देर ना हो जाए। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ चारपाई पर खून फैला हुआ होता है, लेकिन नीना कहीं नजर नहीं आती। ये मंजर देखते ही सबके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। टीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इन खौफनाक क्रोकोडाइल्स ने नीना को मार दिया है। वो फौरन दाएं बाएं देखने लगते हैं। पूरा कमरा खामोश होता है और फिर अचानक अंदर के अंधेरे हिस्से से नीना बाहर आती है। उसकी बाहों में एक नन्हा सा बच्चा होता है। ये देखते ही सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है क्योंकि नीना जिंदा होती है और उसने अपने बच्चे को भी महफूज जन्म दे दिया होता है। टीना फौरन आगे बढ़कर नीना को गले लगा लेती है। सब लोग खामोश होते हैं लेकिन उनकी आंखों में खुशी साफ नजर आ रही होती है। इसके बाद वो सब नीना और उस बच्चे को एहतियात से वापस घर ले आते हैं। घर के अंदर मुकम्मल खामोशी होती है। सिर्फ बच्चे की हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही होती है। नीना और टीना एक साथ बैठी होती है। तभी नीना टीना के हाथों की तरफ देखती है जहाँ सुर्ख जख्मों के निशान पहले से ज्यादा गहरे हो चुके होते हैं। नीना आहिस्ता से कहती है, तुम्हारे हाथों के ये निशान अब पहले से ज्यादा खराब हो गए। टीना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं ये दुनिया मेरे बच्चे को बीमार ना कर दे। ये सुनकर नीना खामोश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि इस तबाह हाल दुनिया में अब हर लम्हा एक नई आजमाइश था। दूसरी तरफ टीना का शौहर और नीना का शौहर दोबारा इस मशीन पर काम शुरू कर देते हैं। वो एक ऐसी डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके सिग्नल्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो ताकि वो किसी न किसी तरह बाहर की दुनिया से राब्ता कर सके और उस जहन्नुम जैसी जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। टीना का शौहर पर्जे जोड़ते हुए आहिस्ता से कहता है, मैंने पहले ही घर के कुछ हिस्से तैयार कर लिए थे। अगर ये डिवाइस काम कर गई तो शायद हम मजबूत सिग्नल भेज सके। ये सुनकर सबके दिल में एक बार फिर उम्मीद जागने लगती है और फिर वो सब खामोशी के साथ इस नई डिवाइस को बनाने में लग जाते हैं। रात का अंधेरा पूरे जंगल पर फैल चुका होता है। हर तरफ खौफनाक खामोशी होती है। सिर्फ दरिया के पानी की आवाज सुनाई दे रही होती है। नीना अपने नन्हे बच्चे को बाहों में उठाए बैठी होती है जबकि इसका शौहर आहिस्ता से उससे कहता है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम बहुत कुछ खो चुके हैं। नीना खामोशी से सर हिला देती है। फिर दोनों एहतियात से घर से निकलते हैं और खामोशी के साथ अंधेरे रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ टीना का शौहर इस नई डिवाइस पर काम कर रहा होता है। अचानक डिवाइस पर सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। ये देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद आ जाती है। वो फौरन नीना के देवर के पास जाता है जो घर के अंदर मौजूद होता है। फिर वो आहिस्ता आवाज में कहता है, हमें सिग्नल मिल गए, अगर हम जंगल की तरफ जाएं तो शायद बाहर की दुनिया से राब्ता हो जाए। ये सुनकर नीना का देवर हैरान रह जाता है। वो फौरन कहता है, तो फिर देर मत करो, जल्दी जाओ। इसके बाद टीना और उसका शौहर एहतियात से घर से निकलते हैं और खामोशी के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं जबकि नीना का देवर वही घर पर रह जाता है। इधर नीना और उसका शौहर खामोशी से क्रोकोडाइल्स के दरमियान से गुजर रहे होते हैं। वो इतने करीब होते हैं कि उन खौफनाक मखलूकात की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही होती है। आवाज नहीं निकाल रहे होते, इसलिए क्रोकोडाइल्स को अंदाजा नहीं होता कि इंसान इनके दरमियान मौजूद है। एक जगह पहुंचकर वो दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं क्योंकि चारों तरफ क्रोकोडाइल्स ने उन्हें घेर लिया होता है। नीना अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है और आंखें बंद करके खामोश बैठी रहती है। कुछ लम्हों बाद वो मखलूक वहाँ से हट जाती है और दोनों सुकून का सांस लेते हैं। इधर जंगल के अंदर टीना और उसका शौहर दूर शहर की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ आसमान पर आतिशबाजी हो रही होती है। हैप्पी न्यू ईयर। दूर कहीं जिंदगी अब भी चल रही होती है। ये मंजर देखकर दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि शायद कई महीनों बाद उन्होंने उम्मीद देखी होती है। इधर घर पर नीना का देवर परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि टीना और उसका शौहर अभी तक वापस क्यों नहीं आए, इसीलिए वो एक कल्हारा उठाता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद नीना और उसका शौहर वापस घर पहुंच जाते हैं लेकिन घर के अंदर मुकम्मल खामोशी होती है। सिर्फ बच्चे के रोने की आवाज आ रही होती है। नीना फौरन घबरा जाती है। उसका शौहर आहिस्ता से कहता है, तुम यही रहो, मैं देख कर आता हूँ, और वो फौरन बाकी लोगों को ढूंढने निकल जाता है। इधर जंगल में टीना अचानक रुक जाती है क्योंकि उसके सामने एक खौफनाक क्रोकोडाइल खड़ा होता है। सांसें रुक जाती है। वो खौफ से कांपने लगती है और उसके मुंह से हल्की आवाज निकल जाती है। वो मखलूक फौरन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखते ही टीना का शौहर फौरन अपनी
अपनी आतिशबाजी वाली स्टिक जला देता है। तेज रोशनी और आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। तमाम क्रोकोडाइल्स उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो आखिरी बार टीना की तरफ देखता है। उसकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ मोहब्बत होती है। वो जानता था अगर आज वो रुक गया तो उसकी बीवी कभी जिंदा नहीं बच सकेगी। इसीलिए वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चीख कर कहता है, भागो। वो अगले ही लम्हे तमाम क्रोकोडाइल्स उस पर हमला कर देते हैं और वो अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। टीना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद नीना का शौहर और नीना का देवर उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। टीना रोते हुए नीना के शौहर के गले लग जाती है। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, इसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर दोनों खामोश हो जाते हैं। नीना का देवर अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था उसका भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अचानक पीछे से खौफनाक धाड़ों की आवाजें आना शुरू हो जाती है। क्रोकोडाइल्स दोबारा इनके करीब पहुंच चुके होते हैं। वो फौरन एक पुरानी गाड़ी की तरफ भागते हैं और जल्दी से उसके अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर तमाम क्रोकोडाइल्स गाड़ी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। टीना खौफ से रो रही होती है, जबकि नीना का शौहर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नीना का देवर खामोशी से दोनों को देखता है। एक तरफ उसका भाई था जिसे वो बचपन से अपनी जान से ज्यादा चाहता था, और दूसरी तरफ टीना जो अब उसके भाई की आखिरी निशानी थी। वो समझ जाता है अगर वो यहाँ रुका तो ये दोनों भी मारे जाएंगे। इसीलिए वो आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा खोलता है। नीना का शौहर फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है, जैसे उसे रोकना चाहता हो, लेकिन वो सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देता है। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें भाई के लिए मोहब्बत भी थी और आखिरी अलविदा भी। फिर वो गाड़ी से दूर भागता है और जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है, मैं यहाँ हूँ। तमाम क्रोकोडाइल्स उसकी आवाज सुनकर उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नीना का देवर आखिरी बार मुड़कर अपने भाई को देखता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है, क्योंकि वो जानता था आज वो अपने भाई और उसकी मोहब्बत को बचा रहा है। और अगले ही लम्हे वो खौफनाक मखलूकात उस पर टूट पड़ती हैं। वो भी अपनी जान देकर टीना और अपने भाई को बचा लेता है। एक ऐसी कुर्बानी जो हमेशा मोहब्बत की मिसाल बन जाती है। गाड़ी के अंदर बैठी टीना और नीना का शौहर रोते रह जाते हैं। वो दोनों फौरन गाड़ी से निकलते हैं और खामोशी के साथ जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उनके दिल बुरी तरह टूट चुके होते हैं, क्योंकि अभी अभी नीना के शौहर ने अपने भाई की कुर्बानी देखी होती है और टीना अपने शौहर को हमेशा के लिए खो चुकी होती है। रात की सर्द हवा और जंगल की खौफनाक खामोशी उनके दर्द को और भी गहरा कर रही होती है। कुछ देर बाद वो दोनों घर के करीब पहुँचते हैं, जहाँ नीना अपने नन्हे बच्चे को बाहों में लिए खड़ी होती है। उसने बच्चे को एक छोटे से डब्बे में एहतियात से छपा रखा होता है ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। लेकिन जैसे ही नीना टीना को अकेले वापस आते देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फौरन समझ जाती है कि टीना का शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा। टीना खुद को मजीद रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। नीना फौरन उसे गले से लगा लेती है। ये लम्हा इंतहाई दर्दनाक होता है। एक ने अपना शौहर खो दिया होता है और दूसरे ने अपना भाई। इसी दौरान बच्चा अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और बच्चे की आवाज सुनते ही दूर अंधेरे में मौजूद क्रोकोडाइल्स धारना शुरू कर देते हैं। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर नीना का शौहर फौरन बच्चे के मन पर आहिस्ता से हाथ रख देता है ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। तीनों की सांसें रुक जाती है। पूरा माहौल खौफ से भर जाता है। लेकिन इसी लम्हे टीना को अचानक एक बात समझ आती है। वो फौरन अपनी डिवाइस को चेक करती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी आवाज इन खौफनाक मखलूकात की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसकी आंखों में पहली बार उम्मीद नजर आती है। वो फौरन एक लाउड स्पीकर ऑन करती है और पूरी ताकत के साथ हाई फ्रीक्वेंसी आवाज चला देती है। अगले ही लम्हे तमाम क्रोकोडाइल्स दर्द से तड़पना शुरू कर देते हैं। वो बुरी तरह चीखने लगते हैं और अपने सरों को जमीन पर मारने लगते हैं। ये देखते ही नीना फौरन बंदूक उठाती है और इन मखलूकात पर फायर करना शुरू कर देती है। अब पहली बार इंसान डर नहीं रहे होते, बल्कि मुकाबला कर रहे होते हैं। चंद लम्हों बाद वो तमाम क्रोकोडाइल्स जमीन पर मुर्दा पड़े होते हैं और अचानक पूरा माहौल खामोश हो जाता है। लेकिन इस बार ये खामोशी खौफ की नहीं बल्कि सुकून की होती है। टीना धीरे से आवाज बंद करती है और तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इनकी आंखों में आंसू भी होते हैं और सुकून भी, क्योंकि आखिरकार उन्हें मालूम हो चुका होता है कि इन मखलूकात को मारना नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। और अब वो छुप कर नहीं बल्कि आजाद होकर जिंदगी गुजार सकते हैं। आखिर में तीनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि कई महीनों बाद उन्हें उम्मीद नजर आई होती है। और इसी उम्मीद के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आप भी ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हैं या किसी खास मूवी का रिव्यू सुनना चाहते हैं तो अभी अकासी फिल्म्स को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।